नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का सुप्रभात उत्तराखंड में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं सुप्रभात उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को एटीएम और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर का जायजा लिया। आम जनता और प्रत्याशियों की सुविधा के लिए सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त विजय जोगदंडे ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके लिए परिसर में उपलब्ध उन सभी कक्षों का निरीक्षण किया गया है जहां पर नामांकन प्रक्रिया कराई जा सकती है। इसके अलावा अभी हाल ही में निगम परिसर में जो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, उसे भी चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल में लाया जाएगा। निकाय चुनाव जो उसको देखते हुए जो तैयारी हम लोग कर रहे थे नगर स्तर पे, उसका जायजा लेने के लिए एडीएम महोदय जो यहाँ पे उपस्थित हुए थे, उन्होंने जितने भी कक्ष हमारे नगर निगम भवन में उपलब्ध है उनका जायजा लिया है, निरीक्षण किया है, ताकि जहाँ जहाँ पे आरओ कक्ष बनना है, नामांकन कक्ष बनना है और जो जो सुविधाएं उपलब्ध करानी है आम जनमानस को और प्रत्याशियों को, ताकि प्रत्याशियों को भी बाधा उत्पन्न न हो और आम जनमानस को निकाय चुनाव के दौरान भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, उसको देखते हुए तैयारियों के लिए उन्होंने ये सब निरीक्षण किया है। उधर राजधानी देहरादून में दशहरा पर्व को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। 19 अक्टूबर को होने वाले रावण दहन के लिए देहरादून के परेड मैदान में जिलाधिकारी और नगरायुक्त सहित एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तरह के कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है। वहीं जिलाधिकारी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि 70 वर्षों से देहरादून परेड मैदान में रावण लंका दहन सहित भव्य मेले के आयोजन में बन्नू बिरादरी करती है। इसे बताया जा रहा है कि इस बार 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के लिए दशहरे के दिन रावण दहन के आयोजन में पहुंचेंगे। जैसे पिछले सालों में दशहरा सेलिब्रेशंस होती है, वैसे ही परेड ग्राउंड में आयोजन करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक इंटीमेशन मिला है। सो पिछले साल भी उस सेलिब्रेशन के पहले हमने जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स क्या होगा उसके उन लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजर्स के साथ हमने डिस्कस किया है। बिकॉज इसमें मोर देन 1 लाख लोग आएंगे उस दिन और फायरवर्क्स वगैरह होगा। सो उसके ध्यान रखते हुए क्राउड कंट्रोल प्लस जो पार्किंग इश्यू है और सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज है, उसको पहले ऑर्गेनाइजर्स को एक बार बुलाकर आज सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने बता दिया गया, ब्रीफ कर लिया गया। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को अब बिजली की किल्लत से निजात मिलने जा रही है। सरकार का हर घर बिजली, घर घर बिजली का सपना जल्द साकार होता नजर आएगा। उत्तराखंड राज्य में सालों से बन रही 4 लघु जल विद्युत परियोजनाएं अब बिजली उत्पादन करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों को मिलेगी राहत, अब कोने कोने तक पहुंचेगी बिजली। 7 परियोजनाओं से जगमगाएगा पहाड़। ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और इन परियोजनाओं से पूरा प्रदेश बिजली से जगमगा सकता है। और ये बात अब राज्य सरकार को भी समझ आ चुकी है। शायद इसीलिए अब सरकार उत्तराखंड को बिजली देने के लिए दूरस्थ इलाकों में भी 4 लघु जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करने जा रही है, जिनसे इन स्थानों में बिजली पहुंच सके और लघु जल विद्युत से यहाँ रोजगार के साधन भी जुट सके। ये 4 ऐसी परियोजनाएं हैं जो 2019 में आ जाएंगी। कालीगंगा 1-2 है, मधमहेश्वर है और सुरिंगाड़ है, और बाकी जो 6 और पाइपलाइंस में रहेंगी जो 2020 में पूरी होंगी। और जो एसएचपी के जो सबसे बड़े फायदे हैं, 1970-72 में प्रवेश शुल्क 10 रुपए किया गया था, जो तत्कालीन समय में भी काफी ज्यादा था। हालांकि इसके बाद के सालों में गाड़ियों की संख्या में कमी नहीं आई और आज के समय गाड़ियों का प्रवेश शुल्क 150 रुपए है, लेकिन वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। मदन मोहन मालवीय है, सब इसी माल रोड पे घूमते थे और मसूरी की पैदल चलते थे। मसूरी की शान थी। मसूरी में माल रोड में चलना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की हालचाल पूछना एक शान थी। आज का माल रोड अतिक्रमण की चपेट में है। वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन माल रोड की अव्यवस्था पर पूरा ठीकरा नगर पालिका पर फोड़ रहा है। राजनीतिक लोग और प्रशासनिक लोग, इन दोनों का
बहुत बड़ा इसमें मैं कहूँगा आपराधिक वो है कि इन लोगों ने जिस तरीके से इस मॉल रोड को ख़त्म किया है, ये बिल्कुल इसको बाहर से लोग आके इसको कैप्चर कर चुके हैं, इसमें अतिक्रमण हो चुका है। कुछ नगर पालिका भी अपने नियमों में ढील देती है, पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाती है, तो इन सब कई कारणों से जो नियम है उसका पालन नहीं हो पाता। माल रोड अब पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है, जिस पर पैदल चलना तक पर्यटकों के लिए मुश्किल हो गया है। अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले समय में माल रोड अपना अस्तित्व खो देगी। मसूरी से न्यूज़ 18 के लिए सुनील ससवाल की रिपोर्ट। बांध के लिए पुरानी टिहरी से लोगों को विस्थापित कर नई टिहरी में बसाया गया। वादा किया गया कि नए शहरों में हर सुख सुविधा होगी, लेकिन मास्टर प्लानिंग ऐसी की गई है जिसकी जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जब बांध के लिए पुरानी टिहरी को जल समाधि दी जा रही थी, तब यहाँ के बाशिंदों से वादा किया गया कि उन्हें ऐसे शहर में बसाया जाएगा जो तमाम सुविधाओं से लैस होगा और प्लानिंग के मामले में सीधे चंडीगढ़ को टक्कर देगा। 1983 में नई टिहरी शहर को आधुनिक ढंग से मास्टर प्लान के तहत बसाने का काम शुरू भी हुआ, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि लोग पीने के पानी के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। बिजली अंडरग्राउंड लाइन में करोड़ों खर्च हुए, लेकिन उसका संचालन नहीं हो पाया। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा कि जरा सी बारिश में कॉलोनियां और सड़कें तालाब बन जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऋषिकेश और देहरादून का रुख करना पड़ता है। पानी की और बिजली का उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपको फ्री में बिजली और पानी देंगे। आजकल आप देख रहे हैं घर घर में नोटिस आने लगे पानी के कि आप बिल जमा कीजिए। शासन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है। जैसे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, लाइटों का हो, सड़कों का हो, रोडों का हो, यहाँ पे वो व्यवस्था वो सुविधाएं मिल नहीं रही है जैसी मिलनी चाहिए थी। मास्टर प्लान के तहत नई टिहरी शहर बसाने के लिए 1100 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी थी, लेकिन प्लानिंग ऐसी हुई कि एक क्षेत्र सिर्फ 400 हेक्टेयर पर ही सिमट कर रह गया। अनेकों न्यायालयों के आदेश के बावजूद भी जस की तस बनी हुई है। भारी भारी जो बिल्डिंगें हैं उनमें सीवरेज सिस्टम लीकेज कर रहा है, छतें टपक रही हैं, सड़कों के बुरे हाल हैं। 2006 में जो टिहरी शहर एक सचिव साहब का आदेश है जिसमें कि 2006 में जो टीएडीसी की संपत्तियां थी जो टीएडीसी ने बनाई थी वो विभिन्न विभाग, जैसे हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है, जल संस्थान विभाग है, नगर पालिका है, जो टीएडीसी ने बनाई थी वो सब हैंडओवर जल्दबाजी में कर दी गई। और उसका खामियाजा ये हुआ कि आज जो हमारी रोडें क्षतिग्रस्त हैं उसका पैसा आज कोई ना तो किसी विभाग से नगर पालिका को मिल रहा है और न ही। दरअसल यही वो हालात हैं जिन्हें देखते हुए राज्य में पंचेश्वर बांध का लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि जनता जानती है उन्हें उनकी जमीन से उखाड़ने के लिए तो बड़े बड़े वादे दावों के साथ पूरा अमला तैनात रहता है, लेकिन इसके बाद का अंतहीन संघर्ष उन्हें अकेले ही करना होता है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। आप सबका आखिरकार उत्तराखंड में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव 18 नवंबर को ही होंगे। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने प्रेस वार्ता कर कल निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू करने की घोषणा की। प्रदेश में 7 नगर निगम, 39 नगर पालिका और 38 नगर पंचायतों में चुनाव संपन्न होंगे। 3 निकायों में आरक्षण लागू न होने के कारण 92 निकाय में से केवल 84 निकाय में ही चुनाव संपन्न किए जाएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अधिसूचना जारी कर दी गई। कुल नगर निकाय हमारे यहाँ राज्य में 92 हैं, 92। नगर निगम 8 हैं, नगर पालिका परिषद 41, नगर पंचायत 43। जिनमें चुनाव हो रहा है उसमें नगर निगम में 07, उसमें रुड़की शामिल नहीं है। नगर पालिका परिषद 39 में चुनाव हो रहा है, इसमें नगर पालिका परिषद बाजपुर और श्रीनगर इनमें भी चुनाव नहीं हो रहा है। नगर पंचायत है 38, इसमें जो छूटी हुई है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, भद्रौज खान, शेलाकोई, इनको छोड़ते हुए 38 में चुनाव हो रहा है। कुल वार्ड जो हमारे हैं वो हैं 1064 कुल वार्ड हैं पूरे राज्य में। कुल मतदान केंद्र हैं 1256, 1256। नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 2018। 3 दिन 20, 22, 23। इसमें पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, मतलब 10 बजे से 5 बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 25 और 26 अक्टूबर 2018।
पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी व समय 27 अक्टूबर 2018 पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। प्रत्येक आवंटन निर्वाचन प्रत्येक आवंटन तिथि व समय 29 अक्टूबर 2018 पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक। मतदान की तिथि व समय 18 नवंबर 2018 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 20 नवंबर 2018 पूर्वाह्न 8 बजे से कार्य समाप्ति तक। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है। जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट का दावा है कि पार्टी हर सीट पर चुनाव जीतेगी। बीजेपी की रणनीति पर अजय भट्ट से बात की न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट मौजूद हैं। जानते हैं कि बीजेपी कितना तैयार है। सर, आज डेट अनाउंस हो चुकी है। 18 नवंबर को वोटिंग होगी और 20 नवंबर को काउंटिंग होगी। आप लोग कितना तैयार हैं? पार्टी कितना तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि हम लोग अप्रैल में ही चुनाव कराना चाहते थे। माननीय न्यायालय के आदेश के कारण इतना विलंब हुआ है। अब माननीय न्यायालय ने साफ साफ निर्देश दिए हैं, तो इसलिए हम लोग भी 1-2 दिन में, कल या परसों 1-2-3 दिन के अंदर अंदर अपने सारे कार्यक्रम कर लेंगे। चुनाव समिति की बैठक बुलाएंगे। चुनाव समिति की बैठक बुलाने के बाद नामों पर डिस्कस करके नामों की घोषणा कर देंगे जो हमारे उम्मीदवार होंगे। सर, एक बड़ी बात, हालांकि पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे वो बैलेट के जरिए हुए थे, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि शायद ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन बैलेट से ही चुनाव होने। पहाड़ में कितना मुश्किल होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बैलेट पर, क्योंकि ये चुनाव आयोग का अपना विशेषाधिकार है। 7 जो नगर निगम है वहां पर अभी चुनाव होगा, रुड़की में नहीं होगा, लेकिन इन 7 सीटों पर आपके कितने मेयर जीतेंगे? क्या 7 के 7 जीतेंगे? जिस तरह से 19 में 5 की 5 लोकसभा सीटें आपने जीतने का प्लान तैयार किया। बिल्कुल 7 के 7 जीतेंगे। हमारे पहले से भी मेयर हैं कई जगहों पर, और पिछली बार थोड़ी सी चूक हुई थी, इसलिए जो हमारे मेयर थे वही दूसरी जगह खड़े होकर जीत गए थे एक 2 जगहों पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सब लोग एक होके चुनाव लड़ेंगे और हम पूरे 7 के 7 सीटों पर पुनः अपने मेयर को विजयी बनाएंगे। निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि भाजपा ने किस तरह से होमवर्क अपना पहले ही तैयार कर लिया और प्रदेश के 7 नगर निगमों में से सभी मेयर सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ मुकेश कुमार, न्यूज 18 देहरादून। इधर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भी होमवर्क पूरा कर चुकी है। आइए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस जो है पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने जो है जिस तरीके से चुनाव की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी में की, और वो भी न्यायालय के प्रेशर में की है। सरकार जो चुनाव नहीं चाह रही थी। अगर न्यायालय का निर्णय नहीं आता तो सरकार चुनाव नहीं करती। और सरकार की तैयारी तो इस बात से प्रदर्शित होती है कि 6 महीने आपने प्रशासक बैठा दिए, लेकिन 6 महीनों में आप रुड़की, श्रीनगर और बाजपुर के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो इससे सुस्पष्ट होता है कि सरकार जो है चुनाव चाहती नहीं थी। न्यायालय के प्रेशर में सरकार चुनाव कर रही है। कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही हरिद्वार में बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी। इसी क्रम में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार नगर निगम के नए कार्यालय का शिलान्यास किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। शिलान्यास कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, निवर्तमान मेयर मनोज गर्ग, हरिद्वार एडीएम ललित नारायण मिश्रा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नए कार्यालय का शिलान्यास हुआ है। कार्यालय जो नगर निगम इतने दिनों से था, लगभग 1936-38 से, इसके बाद जो बिल्डिंग थी वो जर्जर स्थिति में है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक नया दिव्य भव्य भवन हरिद्वार नगर निगम के अनुरूप बने। इसके लिए जो इन्होंने योजना बनाई है वो लगभग 13 करोड़ की है बड़ा भवन बनाने के लिए, और शुरू हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में पैसा आएगा। और जो हमारा टाउन हॉल है, हम नया टाउन हॉल PCITI जो है वहाँ बना रहे हैं, वो टाउन हॉल भी इससे बड़ी कैपेसिटी का बनाएंगे।
अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले बीजेपी के लक्सर विधायक संजय गुप्ता के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने मोर्चा खोल दिया है। ये कार्यकर्ता संजय गुप्ता द्वारा राहुल गांधी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से नाराज थे। संजय गुप्ता के खिलाफ नारे लगाते हुए कार्यकर्ता लक्सर कोतवाली पहुंचे और विधायक के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। वो राहुल पागल, पप्पू हैकर, वो राफेल गा रहा है। सब जानते हैं मोदी जी के बारे में। मोदी जी इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। कांग्रेस सेवा दल ने आज तहरीर दी है। हम चाहते हैं उत्तराखंड में यदि कानून का राज है तो विधायक के खिलाफ 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो। हमने आज अपनी तहरीर कोतवाली में दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तोली गांव में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम रावत ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए गुजरखंड पंपिंग योजना बनाने की घोषणा की। साथ ही दुधार खाल में पुलिस चौकी बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम रावत ने कहा कि सरकार ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की ओर कदम बढ़ा रही है। बहुत सारी समस्या है। झील के निर्माण करने से निश्चित रूप से हम टूरिस्ट पर्यटन मानचित्र के अंदर उभर करके आएगा। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वहां पर एक हम रोपवे, बच्चों के लिए जो जरूरी उपकरण हैं वो तमाम यहाँ पर उपलब्ध हैं और जिस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने इसको खोला है कि गांव के लोगों को भी यहाँ पर स्वरोजगार करने का मौका मिले, बच्चे हॉस्टल में न रह करके और पेइंग गेस्ट के तौर पर रहें, तो मुझे लगता है कि उससे गांव के लोगों को भी सीधा फायदा होगा। 2013 में केदारनाथ वैली में आई आपदा में लापता हुए हजारों लोगों का आज तक पता नहीं चल सका, जिसके मद्देनजर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने 5 आईपीएस अधिकारियों की टीम तैयार कर अभियान चलाया, जिसमें कुल 21 कंकालों को बरामद किया गया। इन अस्थियों के सैंपल एकत्र कर डीएनए जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ आने जाने वाले मार्गों पर चलाए गए अभियान के तहत 4 कंकाल की खोपड़ी और अन्य हड्डियां मिली हैं। तो 21 कंकाल बरामद किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। जिस तरह से 2013 में आपदा आई थी उसके बाद कई लोगों का पता नहीं चल रहा था। ऐसे में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अभियान चलाया जाए और इसी के तहत 21 कंकाल बरामद किए गए हैं। अब इनका सैंपल को भेजा जा रहा है जांच के लिए। डीएनए टेस्ट इसका किया जाएगा। और इन्होंने 5 टीमों ने 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक सर्च अभियान चलाया और उसमें से हमने जो एक प्रकार से स्केलेटल रिमेन्स होते हैं, नर कंकाल के अवशेष, वो हमने 21 सैंपल लिए हैं। यद्यपि उसमें स्कल्स जो खोपड़ी हैं सिर्फ 4 हैं, तो हो सकता है वो कितने लोगों की वो तो डीएनए से क्लियर होगा। हमने 21 सैंपल इसमें। उत्तरकाशी के धरासू जोगत मोटरमार्ग पर हुए मैक्स दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। 2 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है। दोनों घायल चिनियाली सौड़ के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दर्दनाक हादसा हुआ था। यहां 6 लोग घायल हुए थे। 2 गंभीर घायल ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराए गए हैं। धरासू जोगत मोटरमार्ग पर मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक प्रियंका है और दूसरे शोभन सिंह, ये 2 पेशेंट हैं। उनको प्राइमरी देख के स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर उनकी अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। क्योंकि हमें जब फ़ोन आया था तो हमने ऑलरेडी रेड जोन में उनके लिए जगह बना ली थी और तमाम जो है डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे और उनकी जो भी ज़रूरी चिकित्सा होगी वो मतलब साधन उपलब्ध करा के शुरू कर